This is the video that is showing the usual light, how the light propagates in the nature, where white line here at the center, it is showing the line of propagation. जिस लाइन में लाइट चलती है ये उस लाइन को शो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए सोर्स, बल्ब से हमारे तक ट्रेवल कर रही है तो व्हाइट लाइन है. What the light, it contains two vectors. One is red here, another is blue here. So one is indicating the electric field, another is indicating the magnetic field. So electric field generates the magnetic field and magnetic field in turn generates the electric field. In this way, the light propagates in the nature. So I want to show you just like how the light propagates here, because I am going to discuss these vectors further. That here propagation it is showing into one plane only. एक ही plane में show कर रहा है आपको. जो आगे front वाला नजर आ रहा है कि उसमें जो है वो line जो arrows हैं वो एक side को propagate कर रहे हैं, फिर दूसरी side को propagate कर रहे हैं. Actual में जो light होती है वो circularly polarized होती है. उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो हैं वो एक ही साइड में नहीं होते हैं. दैट आर टुवर्ड द ऑल साइड एंड द वेक्टर्स आर जस्ट लाइक दिस वे. ओनली वन वेक्टर आई हैव टेकन हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, नॉट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैज बीन टेकन. तो जो डे लाइट है, यूजुअल लाइट, दैट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट. क्या बोलते हैं उसको? सर्कुलरली polarized light. The component electric field and the magnetic field, it is oscillating in the all direction. When such a light, it is made to pass through a prism, specially known as the Nicol prism. Here, this is a box type. एक्चुअल में ये दो प्रिज्म्स हैं, एक प्रिज्म ऊपर है, दूसरी प्रिज्म ये है. तो दोनों प्रिज्म को जोड़ करके जो है वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बना दी है. तो जब इस प्रिज्म में से, नाइकोल प्रिज्म बोलते हैं इसको, इसमें से इस सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो जो लाइट इससे बाहर आती है दैट इज टर्म्ड एज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. व्हाई दैट इज टर्म्ड एज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट? बिकॉज दैट कंटेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेटिंग इन द वन प्लेन. तो पीछे जो लाइट थी इसमें सभी जगह सभी डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट लाइट यहां से पास होके आई है उसमें कंपोनेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहा है. जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो ये शो हो रही है आगे, व्हेन इट इज मेड टू पास थ्रू सर्टेन केमिकल्स, नॉट ऑल द केमिकल्स, देन इट इज फाउंड दैट केमिकल्स दे रोटेट द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट. They rotate the plane of the polarized light. So this property of certain chemicals which causes them to rotate the plane of the polarized light is termed as the optical activity. क्या बोलते हैं इसको? Optical activity. So the property by the virtue of which a compound rotates the plane of the polarized light is termed as the optical activity. क्या बोलते हैं इसको? Optical activity. A compound may be said to be dextrorotatory or it may be said to be levorotatory depending upon if it is turning the plane of the polarized light to right side, then it is called dextrorotatory. क्या बोलते हैं इसको? Dextrorotatory. It is dextrorotatory. Either it is shown by a positive sign or by a small d letter, not capital D, not capital L. जब भी आपको एग्जाम में भी आता है तो ये ध्यान में रखना है कि जो नोटेशन जिसके लिए दे रखी है वो नोटेशन उसी के लिए लिखनी है. जो स्मॉल डी और एल हैं इनको बोलते हैं हम ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस. क्या बोलते हैं इनको? ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस. इसको कभी भी आपने कैपिटल में नहीं लिखना है. तो जो केमिकल जो है या कंपाउंड जो है अगर वो राइट साइड को रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी. अगर वो लेफ्ट साइड को रोटेट करता है देन वी से इट इज ए लिबोरोटेटरी. बाय हाउ मच डिग्री इट इज रोटेटिंग द प्लेन ऑफ द पोलराइड, दैट इज टर्म्ड एज द ऑप्टिकल रोटेशन. इतनी ज्यादा यहां मैंने
डिटेल नहीं दी है, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से आपको जितना आना उसके हिसाब से बता रहा हूं, अदरवाइज इट इज ए वेरी डिटेल्ड डिस्कशन। तो जितनी डिग्री से वो रोटेट करेगा उसको बोलेंगे उसका ऑप्टिकल रोटेशन। फॉर एग्जांपल अगर वो 30 डिग्री से रोटेट करता है तो अल्फा से डोनेट करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन को। सो आइदर इट इज शोन बाय पॉजिटिव साइन मीन्स इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और इट इज शोन बाय नेगेटिव साइन मीन्स इट इज लिबो रोटेटरी। नाउ which type of chemical is going to be optically active, means which is going to rotate the plane of the polaroid and which is not, because I said earlier that certain chemicals, not all the chemicals, they are going to rotate the plane of the polarized light. First term, molecules should be asymmetric. तो वो मॉलिक्यूल जो है या वो कंपाउंड जो है वो प्लेन ऑफ द पोलर लाइट को रोटेट करेगा जो असिमेट्रिक होगा। असिमेट्रिक का मतलब क्या है? इट शुड नॉट हैव एनी सिमेट्री एलिमेंट, इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट इज एन सिमेट्री एलिमेंट? दिस इज एन ऑपरेशन विच व्हेन ऑपरेटेड ओवर ए मॉलिक्यूल लीव्स द मॉलिक्यूल अनचेंज्ड। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो मॉलिक्यूल के ऊपर ऑपरेट होता है तो मॉलिक्यूल जो वो इस तरह से लगता है कि उसमें कोई चेंज नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी चीज को 360 डिग्री से रोटेट कर दें तो उस मॉलिक्यूल में कोई भी चेंज नहीं आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल जैसा वैसा का वैसा होगा। तो जो ऑपरेशन है फिजिकल ऑपरेशन, दैट कैन बी ए रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल और अबाउट एन एक्सिस by some angle, or it may be a reflection of the molecule through a mirror plane. ये रोटेशन हो सकती है मॉलिक्यूल की, या फिर क्या हो सकती है? रिफ्लेक्शन हो सकती है मॉलिक्यूल की मिरर प्लेन से, किसी भी मिरर प्लेन से। द प्लेन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जनरल तौर पर हमारे पास 4 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं इसमें। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट इज जनरली डिनोटेड बाय CN, CN से डोनेट करते हैं। व्हाट इज द N? रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू एन एंगल, इट इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय N। अगर C2 है तो 180 डिग्री से रोटेट होगा, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 2 दैट इज 180। अगर C4 है तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और C3 है तो 120 डिग्री होगा, क्योंकि जब 360 को 123 से डिवाइड करोगे तो 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो 120 आएगा। सो अकॉर्डिंगली बी से इट इज C2, C3, C4, C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। देन अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको S से डोनेट कर सिंबलाइज करते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको मैं आपको जो वो थोड़ी बहुत उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। अदरवाइज स्टीरियो केमिस्ट्री जो है दैट मेक्स ए फुल बुक नॉट ए फुल चैप्टर। देन सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो इस तरह के जो वो सिमेट्री एलिमेंट जो वो कंपाउंड में पॉसिबल है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है जिसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट ना हो। यहां एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहां पर, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल है, इट इज V, इट इज फ्लोरीन, इट इज फ्लोरीन। आपको मालूम है कि BF3 यूनिट जो है वो प्लेन होता है बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक प्लेन ऑफ द पेपर पे चारों एटम जो हैं वो बोरॉन और 3 फ्लोरीन जो हैं वो आ जाएंगे। अगर प्लेन ऑफ द पेपर के बीच में से एक परपेंडिकुलर तौर पर आप एक एक्सिस क्रॉस करवाओ तो उस एक्सिस के होने से आप जो वो मॉलिक्यूल को रोटेशन दे सकते हो। सो व्हेन दिस मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय 120 डिग्री, ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन से एक्सचेंज होगी, ये वाली फ्लोरीन इससे एक्सचेंज होगी, ये वाली फ्लोरीन इससे एक्सचेंज होगी। सो बिकॉज ऑफ दैट there is no change in the molecule because all fluorines are symmetrical here. So that is why this is having a C3 axis of symmetry.
C1 नॉट काउंटेड एट ऑल। C1 क्या है? 360 डिवाइडेड बाय 360, उसको बोलेंगे हम 1, C1। तो एक मॉलिक्यूल की कंप्लीट रोटेशन का कोई लेना देना नहीं होता, तो C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री काउंटिंग में नहीं आती है। मेन फीचर इज इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सटर्नल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये फिलहाल स्ट्रक्चर आपके पास ये रही, फ्लोरीन, इट इज कार्बन, इट इज ब्रोमीन, इट इज हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन। इनमें से ये वैसे 3 डायमेंशनल मॉडल है। 3 डायमेंशनल मॉडल में केवल 3 ही एटम एक प्लेन में रखे जा सकते हैं, बाकी 2 एटम जो हैं वो प्लेन में नहीं आते हैं। तो किन्हीं 3 में से आप जो वो एक प्लेन क्रॉस करवा सकते हैं एंड यू कैन चेक वेदर दैट इज हैविंग द इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट। तो इसमें अगर मैं कवर करना चाहूं तो यहां देखो, ब्रोमीन, कार्बन और क्लोरीन को मैंने एक प्लेन में ले लिया है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन बचते हैं जो कि आमने सामने है। तो H की रिफ्लेक्शन F और F की रिफ्लेक्शन H आ रही है। सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट हैविंग इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये किसी भी एंगल में लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने लिया ब्रोमीन कार्बन क्लोरीन तो ब्रोमीन कार्बन क्लोरीन ही है। इसमें ब्रोमीन कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन कार्बन क्लोरीन भी हो सकता है। किसी भी एंगल में जो है वो इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आना चाहिए। इफ द मॉलिक्यूल इज हैविंग द इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इफ इट इज नॉट हैविंग देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसको अगर आप 3 डायमेंशनल मॉडल में देखें तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि केवल 3 ही एटम एक प्लेन में जो वो रखे जा सकते हैं। तो सी हियर, दिस इज द मॉलिक्यूल, इट इज फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो इसमें अगर आप इनको किन्हीं 3 को जो है वो एक सीध में ले आए तो ये देखो, ये यहां मैंने ये क्लोरीन, इसके पीछे हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, C, इट इज H एंड Cl, इट इज कार्बन। तो ये तीनों में एक प्लेन क्रॉस करवाया जा सकता है यहां से। सो ब्रोमीन इज रिफ्लेक्टेड एज फ्लोरीन, फ्लोरीन इज रिफ्लेक्टेड एज ब्रोमीन। और अगर आप रोटेशन देते हैं इस मॉलिक्यूल को तो रोटेट करके आप जो है वो किसी भी एंगल में इसको केवल 3 ही एटम जो वो एक प्लेन पे ला पाएंगे। सो सी हियर अगेन, इट इज ब्रोमीन, बिहाइंड इट इज H, देन इट इज कार्बन। तो ये तीनों एक प्लेन में आ गए, क्लोरीन और फ्लोरीन की रिफ्लेक्शन आ गई। देन अगेन यू कैन हैव द फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन इन 1। तो ये F, ये H, ये C, ये तीनों एक ही लाइन में आ गए, तो एक प्लेन में आ गए। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो यहां एक दूसरे के आमने सामने है, तो यहां से एक प्लेन क्रॉस होगा तो क्लोरीन की रिफ्लेक्शन ब्रोमीन और ब्रोमीन की रिफ्लेक्शन जो है वो क्लोरीन आएगी। तो इसमें जो है वो इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो किन्हीं 3 एटम को सेट करके रखा जाता है। सो दिस इज द 3 डायमेंशनल मॉडल हेयर अगेन। सो सी हियर, ओनली 3 एटम्स दैट कैन बी टेकन इन ए प्लेन। तो ये एक सेंटर में, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से 3 एटम है ना, 1, 2 एंड 3। तो जब आप इसको एक सीध में लाओगे तो ये केवल 3 एटम आए, यहां से एक प्लेन क्रॉस कर रहा है, तो इस एटम की रिफ्लेक्शन ये आएगी और इस एटम की रिफ्लेक्शन ये आएगी। लेकिन आपको मालूम है कि एक इसमें हाइड्रोजन है, दूसरी साइड फ्लोरीन है, क्योंकि हर एक एटम का साइज अलग है। ये हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, देन इट इज फ्लोरीन, उससे बड़ी, उससे बड़ा क्लोरीन, और सबसे बिगर यहां पर क्या है, ये ब्रोमीन। तो any 3 of them they can be taken into one plane. So now these 3 can be taken into one plane. ये बिगर एटम भी एक प्लेन में लाए जा सकते हैं। Which one? These. So see here, these 2 they can be taken in the one plane. उसके बाद ये 1, ये 2 और ये 3, इनको भी एक ही प्लेन में जो वो लाया जा सकता है। So these are now in one plane. तो इसकी रिफ्लेक्शन ये आ रही है। तो मॉलिक्यूल में जो है वो इस तरीके से केवल 3 एटम जो है वो एक प्लेन में लाए जा सकते हैं। अदरवाइज इट इज ए 3 डायमेंशनल मॉडल एंड वी आर नॉट श्योर दैट हाउ टू पुट द प्लेन। तो जब भी आपने प्लेन प्लेस करना है तो किन्हीं 3 को कवर कर लेना है, बाकी दोनों की रिफ्लेक्शन देखनी है क्या सिमिलर आ रही है नहीं आ रही है। तो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। मान लो उसमें 2 कंपोनेंट एक ही तरह के आ जाते हैं, ये भी हाइड्रोजन आ जाता है और दूसरा भी हाइड्रोजन आ जाता है। सपोज इट इज द H हेयर, सो इंस्टेड ऑफ दिस इट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन।
तो अब ऐसा लगेगा कि अगर मैं इन तीन को इकट्ठा करना चाहूं, सो if I now see it in the थ्री डायमेंशनल मॉडल, देन एक हाइड्रोजन की रिफ्लेक्शन जो है वो दूसरा हाइड्रोजन आ सकता है यहां पर कि हाँ जी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं। कार्बन, क्लोरीन और ब्रोमीन को मैंने एक ही प्लेन में ले लिया, लेकिन वो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ जाएगा क्योंकि H की रिफ्लेक्शन H आएगी, लेकिन जब आप उसको दूसरे एंगल में चेक करेंगे क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन लेकर के, तब आपके पास वो जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। तो उसमें जो है वो आपके पास रिफ्लेक्शन से जो है वो क्या है, यहां पर देखो, ये देखो यहां क्लोरीन, ब्रोमीन और ये मैंने एक पाथ में ले लिए तो H इज रिफ्लेक्टेड एज H, तो क्या बोला जाएगा, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन ये एक एंगल है। अगर मैं किन्हीं और एटम्स को कंसीडर करता हूं, फॉर एग्जांपल दिस वन, देन इट इज हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड कार्बन, तो H इज रिफ्लेक्टेड एज Br। तो किसी भी एंगल में उसमें जो वो इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर एक एंगल में भी उसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है, देन दैट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो मॉलिक्यूल मस्ट नॉट कंटेन एनी इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। देन सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? सेंटर ऑफ इन्वर्जन जो है वो एक ऐसा पॉइंट होगा मॉलिक्यूल के बीचों बीच, अगर उस पॉइंट से आप इक्वल डायरेक्शन बट अपोजिट, सेंटर से आपने मूव करना है एक डायरेक्शन में और उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, अगर इक्वल डिस्टेंसेस पर एक जैसे एटम आते हैं तो उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा। सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम दिस सेंटर, ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट से मैं ट्रेवल करता हूं, ऊपर की तरफ जाओ यहां कार्बन है, नीचे की तरफ जाओ यहां कार्बन है, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाओ यहां COH है, नीचे की तरफ क्या है, COH है। तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस मूव करने पर यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां OH, यहां OH, तो वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से आप जो वो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करने पर सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स अगर मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। क्या बोलेंगे उसको, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी नहीं होना चाहिए। दैट इज अगेन ए पॉइंट ऑफ सिमेट्री और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसा नहीं है कि डिस्कस नहीं किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से इतना जरूरी तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा होता है कि पहले आपने मॉलिक्यूल को जो किसी पर्टिकुलर एक्सिस से जो वो पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से रोटेट करना है। इट मे बी C2, इट मे बी C3, इट मे बी C4। जिस भी एक्सिस से आप उसको रोटेट कर रहे हो, फिर उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन लेना और उसमें उसकी रिफ्लेक्शन देखनी है। अगर रिफ्लेक्शन के बाद मॉलिक्यूल जो वो अनचेंज रहता है, देन दैट इज द अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ओवरऑल डिस्कशन का इसका क्या लेना देना है कि मॉलिक्यूल में जो है वो कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब आप ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करोगे तो इनमें से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट आप चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केवल एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए है दैट व्हाट इज असिमेट्रिक मींस molecule must be devoid of the all symmetry elements. If molecule is devoid of all symmetry elements means it is optically active. So that is the first case, that which molecule or which compound is optically active. Remaining we will discuss in the next lecture.